सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बायोलॉजी से संबंधित कुछ वैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन लघुतरीय भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय भी रहेंगे, वैसे क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बताए गए एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश करिएगा और बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां से आपको हम बताना शुरू करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो इस प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे से नहीं मिल पाएगा। जितने सारे भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन 100% गेस्ट क्वेश्चन है, 101% आने की संभावना है। आप लोग एकदम इसको रट जाइएगा, अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा, पीत क्या है और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीत क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पीत क्या है और उसके बाद बताएंगे कि मनुष्य के पाचन में पीत का क्या महत्व होता है। तो पीत के बारे में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पीत गाढ़ा होता है। पीत कैसा होता है? गाढ़ा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है। अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो ध्यान रखिएगा कैसा होता है? क्षारीय होता है। इतना चीज आप लोग को सबसे पहले कॉमन चीज ध्यान रखना है। चलिए सबसे फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। जो पीत होता है वह हरा रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है जो कि क्षारीय होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका काम क्या होता है? जो अमाशय से ग्रहणी में आए, अमाशय से ग्रहणी में जो अम्लीय कायम आता है उसको अम्लीयता को नष्ट कर देता है। जो कायम अमाशय से ग्रहणी में आता है उसकी अम्लीयता को नष्ट करके उसे क्षारीय बना देता है। उसे कैसा बना देता है? तो अम्लीय से क्षारीय बना देता है। क्यों बना देता है? तो ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। क्यों बना देता है क्षारीय? ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। आपको हम बताए थे पाचन तंत्र में कि जो अग्नाशयी रस रहता है उस पर तभी क्रिया होगा जब वह क्षारीय होगा। अम्लीय पर कभी वह क्रिया नहीं करता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इसलिए यह अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट करके वह क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। और पीत के लवणों की सहायता से भोजन के बसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। क्या होता है? पीत के लवणों की सहायता से भोजन के बसा का विखंडन होता है और क्या होता है? पायसीकरण होता है। बसा का विखंडन होता है और पायसीकरण होता है ताकि बसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। ताकि बसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार पीत पाचन में हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि पीत क्या है और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, देखिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से नोट करके याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको बताए पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो ध्यान से आपको लिखना है कि पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है जो अमाशय से ग्रहणी में आए कायम की अम्लीयता को नष्ट करके उसे क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। और पीत के लवणों की सहायता से भोजन के बसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है ताकि बसा को तोड़ने वाला एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। इस प्रकार पीत हमारे पाचन में सहायक होता है। पहला नंबर क्वेश्चन। अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वयं पोषी तथा विषम पोषी में अंतर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। स्वयं पोषी और विषम पोषी में क्या अंतर होता है आपको बताना है। तो चलिए हम लोग यहां पर स्वयं पोषी और विषम पोषी में अंतर लिखेंगे। स्वयं पोषी और विषम पोषी में आप लोग ध्यान से इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए स्वयं पोषी एवं विषम पोषी में निम्नलिखित अंतर होते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना है स्वयं पोषी और विषम पोषी। देखिए विषम पोषी को परपोषी भी कहा जाता है और स्वयं पोषी को स्वपोषी भी कहा जाता है। तो हम आपको स्वपोषी और परपोषी में अंतर तो पहले भी बता चुके हैं, तो आप लोग तो आसानी से लिख लीजिएगा। लेकिन चलिए फिर से हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले स्वपोषी और इसके अलावा इधर लिख देंगे परपोषी। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो स्वपोषी की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? वैसा जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर अपना पोषण स्वयं करते हैं। मतलब साफ साफ हम लोग कह सकते हैं कि स्वयं पोषी उसे कहते हैं जो कि अपना पोषण स्वयं करते हैं। देखिए स्वयं मतलब होता है अपना खुद का, और परपोषी मतलब होता है कि दूसरे पर डिपेंड रहना, दूसरे पर आश्रित रहना अपने पोषण के लिए। तो स्वयं पोषी क्या हो जाएगा? वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर अपना
अपना स्वयं पोषण करते हैं स्वयं पोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इधर लिख देंगे हम लोग विषम पोषी या फिर जिसको परपोषी भी बोलते हैं। उस तरफ लिखेंगे कि वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधे या फिर जंतुओं से ग्रहण करते हैं। कहां कहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने भोज्य पदार्थ के रूप में कहां से, अन्य जीवित या मृत पौधे या फिर जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त न करके दूसरों पर आश्रित रहता है भोजन के लिए, पोषण के लिए, उसको परपोषी या फिर विषम पोषी कहते हैं। और जो अपना पोषण खुद करता है, अपना भोजन खुद तैयार करता है, उसको स्वपोषी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा अंतर में आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। उदाहरण आप लोग आसानी से यहाँ पर से लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसमें लिख दीजिएगा, इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं और उसके अलावा युगलीना हो जाएगा। दो उदाहरण लिख दीजिएगा, हरे पेड़ पौधे और युगलीना। इधर उदाहरण में लिख दीजिएगा विषम पोषी की तरफ कि युगलीना को छोड़ करके सभी जंतु, जैसे अमरबेल हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया इत्यादि। अमरबेल आप लोग देखते होंगे कि बेर के पौधे पर अमरलत्ता चढ़ा हुआ रहता है, पीले पीले रंग का। अमरलत्ता को आप लोग नाम जरूर सुनेंगे, सबसे अधिक बेर के पौधे पर ही, बेर के पेड़ पर ही सबसे अधिक अमरलत्ता मिलता है। तो वह जो होता है अमरलत्ता, वह परपोषी होता है, वह बेर के पेड़ से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। अगर अमरलत्ता को किसी भी पेड़ पर आप लोग फेंक दीजिएगा तो धीरे धीरे उस पूरे पेड़ को अपने कब्जा में ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि वह उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। उसके अलावा जीवाणु भी परपोषी होता है, जो कवक होता है वह भी परपोषी होता है। तो उदाहरण के तौर पर इधर हरे पेड़ पौधे और युगलीना हो जाएगा, और परपोषी की तरफ युगलीना को छोड़ करके, ठीक है, युगलीना को छोड़ करके जंतु, अमरबेल, जीवाणु, कवक इत्यादि हो जाएंगे। अब चलिए अगला अंतर क्या हो जाएगा। अगला अंतर हम लोग लिखेंगे कि भोजन के निर्माण की क्रिया विधि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि जो स्वयंपोषी होता है, स्वपोषी होता है, उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए, भोजन तैयार करने के लिए उसको प्रकाश संश्लेषण के रूप में पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इधर परपोषी में लिखेंगे कि इसमें भोजन का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, इसको भोजन बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। जो परपोषी जीव है इसको भोजन बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह परपोषी है, दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित है, दूसरे पर पोषण के लिए डिपेंड है। तो आखिर क्यों यह अपना भोजन बनाएगा? इसलिए स्वयंपोषी को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, पर्णहरित की आवश्यकता होती है, लेकिन परपोषी भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। उसके अलावा चौथा अंतर हम लोग लिख देंगे, इन्हें अपने भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी कि स्वयंपोषी को भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक कि हम लोग परपोषी की बात करें तो इन्हें जंतुओं को अपने भोजन के लिए कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। यानी कि स्वयंपोषी को अकार्बनिक पदार्थ, देखिए हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्वपोषी को अकार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है और जो परपोषी होते हैं उनको कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्वपोषी को अकार्बनिक और परपोषी को कार्बनिक। तो कुल मिलाकर के हम आपको 4 अंतर बताए हैं जो कि स्वयंपोषी और परपोषी में है। और यह वाला क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, सुपर हॉट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। 4 अंतर हम आपको बताए हैं। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो दोबारा से फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या है इसके बारे में लिखना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि यह वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने सारे भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर गेस्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, 100% हम बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि पादप हार्मोन क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। वैसे विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि यह लघुतरीय प्रश्न है, इसलिए आपको ज्यादा लंबा चौड़ा इसका जवाब नहीं देना है। वैसे विभिन्न प्रकार, ठीक है, वैसे विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं। वैसे विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से आपको मेन समझना है। कहां से? देखिए यहां पर से, पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं पादप हार्मोन कहलाता है। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं। क्या क्या? ऑक्सिन होते हैं, इथाइलिन होता है, जिब्रेलिन होता है। देखिए जिब्रेलिन के बारे में हम आपको बताते रहते थे हमेशा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको शायद याद होगा। उसके अलावा साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। यह सभी जितने सारे भी आप लोग को हम नाम बता रहे हैं सभी पादप हार्मोन ही हैं। ठीक है, सभी क्या है?
पादप हार्मोन ही है। नाम ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 का नाम आप लोग को ध्यान रखना है एग्जाम्पल में देने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम्पल देते हैं तो 2 में दोनों नंबर मिल जाएगा। अगर सिर्फ परिभाषा लिख करके छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल नहीं देते हैं, तो आपको 1 या फिर 1.5 नंबर मिल करके रह जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम्पल जरूर देना है। अगर पादप हार्मोन के बारे में आपसे पूछा जाता है तो एग्जाम्पल आपको देना है ऑक्सिन, इथाइलिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। नर तथा मादा हार्मोन के नाम एवं कार्य को लिखें। नर तथा मादा हार्मोन के नाम को लिखना है और उसके अलावा उसका क्या कार्य होता है हार्मोन का, इसके बारे में भी लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग नर हार्मोन को देखते हैं। हम इस प्रकार से यह पीडीएफ तैयार किए हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नर हार्मोन। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा टेस्टोस्टेरॉन जो कि नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। नर हार्मोन में टेस्टोस्टेरॉन का कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। चूंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नर तथा मादा हार्मोन के नाम लिखो अब और इसके कार्य को लिखें कि इसका क्या कार्य है। तो नाम हम आपको बताएं टेस्टोस्टेरॉन, इसका कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। उसके अलावा देखिए, हम आपको मादा हार्मोन बताते हैं कि मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो मादा हार्मोन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। मादा हार्मोन 2 होते हैं। एस्ट्रोजन पहला होता है। एस्ट्रोजन का क्या कार्य होता है? देखिए, एस्ट्रोजन का कार्य यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके अलावा जो दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसका कार्य नीचे लिखा हुआ है। आप लोग बारी बारी से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है। एस्ट्रोजन का कार्य होता है कि द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास एवं जनन शक्ति का विकास, ठीक है। मादा हार्मोन का कार्य होता है कि जनन शक्ति का विकास करना और इसके अलावा द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करना। 2 काम होते हैं एस्ट्रोजन का, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास और जनन शक्ति का विकास करना मादा में। और उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, हम आपको अब बताते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। आपको बताते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या कार्य होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भ्रूण के विकास में सहायक और भ्रूण के पोषण में सहायक। पहला तो प्रोजेस्टेरॉन का कार्य होता है कि भ्रूण के विकास में सहायक होता है और भ्रूण के पोषण में भी सहायक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि नर तथा मादा हार्मोन के नाम और कार्य आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर देते हैं। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का कार्य होता है द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास और जनन शक्ति का विकास। और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, इसका कार्य होता है भ्रूण के विकास में सहायक और भ्रूण के पोषण में सहायक। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से हम यहाँ पर व्यवस्थित करके लिखे हैं, पहले आपको यह लिखना है, उसके बाद यह, उसके बाद यह, उसके बाद यह, मतलब 4 लाइन में आपको लिखना है। इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म क्या है। जितने सारे भी क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए जीवाश्म क्या है। देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है। सभी लोग जानते हैं, जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है। कोई भी जीव का अगर मृत्यु हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है तो वह समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी जीव या उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। मतलब कि धरती के नीचे भी बहुत सारे जीव अगर दब जाते हैं तो उनका अच्छे तरीके से अपघटन नहीं हो पाता है। यदि कोई मरा हुआ कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए, यदि कोई मृत कीट अगर गर्म मिट्टी में सूख करके कठोर हो जाए और बाद में उस कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाती है। जाहिर सी बात है, अगर मिट्टी में कोई भी जीव जंतु दब जाएगा तो वहां पर वह दबे दबे क्या हो जाएगा, मिट्टी में उसका छाप छूट जाएगा। ठीक है, मिट्टी में उसका छाप छूट जाएगा। बाद में अगर कोई वहां पर खुदाई करेगा तो उसको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि यहाँ पर किसी जीव को दफनाया गया था या फिर यहाँ पर कोई जीव दब गया था। और जो जीव दब गया था और बाद में उसका जो छाप सुरक्षित रह गया, उसी को जीवाश्म बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, जीवाश्म बोला जाता है। और अगर वही जीव, जैसे समुद्र के नीचे क्या होता है कि बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े जीव जंतु जो समुद्र में रहते हैं नीचे दब जाते हैं मरने के बाद, और उस पर बालू मिट्टी से वह झंक जाता है और धीरे धीरे वह जीवाश्म ईंधन बन जाता है। और जब उसी को निकालते हैं तो पेट्रोलियम के रूप में निकलता है। लेकिन यहाँ पर जीवाश्म ईंधन नहीं पूछ करके आपसे सिर्फ जीवाश्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी जीव की मृत्यु होती है उसके बाद वह अपघटन हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी कोई जीव ऐसा होता है, कुछ ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उसका अपघटन नहीं हो पाता है और गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाता है। गर्म मिट्टी में अगर वह दब गया तो सूख करके कठोर हो जाता है और उस जीव के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाती है। उसे
उसे ही जीवाश्म कहा जाता है। बहुत सिंपल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जीवाश्म भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा दर्शाइए। देखिए फिगर बनाने के लिए आ गया, और अगर जैसे ही फिगर बनाने के लिए आता है आप लोग सबसे पहले कोशिश करिए कि फिगर ही बनाया जाए। सबसे पहले कोशिश करिए फिगर ही बनाया जाए। पहले परिभाषा पूछ रहा है, आप लोग परिभाषा दे दीजिए और उसके बाद फिगर जरूर बनाइएगा। अगर फिगर बनाते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, फिगर बनाते हैं तो पूरा नंबर मिलेगा, अगर फिगर नहीं बनाते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा। हम स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन समझिए कि पोषी स्तर क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जीव मंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं जिसे पोषी स्तर कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जीव मंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं जिसे पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक का पहला स्थान होता है। उत्पादक और उपभोक्ता दो चीज होता है, आप लोग समझिएगा। देखिए सबसे पहले लाइन में ही उत्पादक और उपभोक्ता का नाम आया है। उत्पादक जो किसी भी वस्तु का, किसी भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन करता है। उपभोक्ता जो उसका उपभोग करता है, मतलब जो उसका यूज करता है, उसको उपभोक्ता बोला जाता है। तो आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जो जीव होते हैं वह जीव मंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं। जब आप लोग 12वीं क्लास में जाइएगा तो वहां पर ज्योग्राफी में आपको उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। पूरा एक चैप्टर ही है ज्योग्राफी में, हम आपको वहां पर पढ़ाएंगे। आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जीव मंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं जिसे पोषी स्तर कहा जाता है। अगर इतना भी लिख करके आप लोग छोड़ देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर पोषी स्तर पूछा जा रहा है। आहार श्रृंखला में उत्पादक का पहला स्थान होता है। यदि हम पौधों की सेवन करें तो श्रृंखला में केवल उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर होते हैं। मांसाहारियों की आहार श्रृंखला में अधिक उपभोक्ता होते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक आहार श्रृंखला द्वारा दर्शाइए। आहार श्रृंखला के बारे में हम आपको बताएं, मतलब कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है। तो चलिए आहार श्रृंखला हम आपको समझाते हैं। देखिए किस प्रकार से आपको फिगर बना देना है। किसी भी प्रकार से आप लोग, ऐसा नहीं है कि जो फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है अगर इतने अच्छे से नहीं बनेगा तो नंबर नहीं मिलेगा। जैसे भी आपसे बनता है आप लोग फिगर बना दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर शैवाल है, शैवाल चाहे फिर इसको हम लोग घास भी बोल सकते हैं। छोटे छोटे जो सूक्ष्म घास होते हैं या फिर घास है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है घास। घास को कौन खा जाता है? घास को कीट पतंग खा जाते हैं, जिसको बोला जाता है कीड़ा। ठीक है, तो घास को कीट पतंग खा गया। और कीट पतंग को कौन खा जाता है? मेढक खा जाता है। और मेढक को कौन खा जाता है? सांप खा जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है? आहार श्रृंखला बोला जाता है। तो आपको सबसे पहले फिगर घास का बना देना है, उसके बाद एक कीट पतंग बना देना है, उसके पास मेढक, और उसके बाद सांप बना देना है। जो घास फूस को कौन खाता है? कीड़ा खा जाता है। कीड़ा को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है। देख रहे हैं नीचे इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। अगर आप लोग इतना कर देते हैं तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा, और इसी को आहार श्रृंखला बोला जाता है। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है कि अनुवर्तन गति तथा अनुकुंचन गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति में अंतर स्पष्ट करिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आप लोग सोच लीजिएगा कि यह हमें समझ में नहीं आएगा। इतना सिंपल करके हम आपको समझाएंगे कि क्यों नहीं आपको समझ में आएगा। हम नहीं का बात नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम हर हाल में जानते हैं कि कैसे आपको समझाना चाहिए कि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हमको भली भांति पता है कि कैसे हम आपको बताएंगे तो आप इस चीज को समझिएगा। इसलिए आप लोग बस बिंदास होकर के देखते रहिए। समझाने की गारंटी हमारी है, आप लोग को समझने की गारंटी है, समझाने की गारंटी हमारी है। चलिए आप लोग समझिए ध्यान से, अनुवर्तन गति तथा अनुकुंचन गति में क्या अंतर होता है। तो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। छोटा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट में हम आपको इसको खत्म कर देंगे। 2 नंबर का पूछा जाता है। अनुवर्तन गति एक तरफ लिख देना है और एक तरफ अनुकुंचन गति लिख देना है। एक तरफ अनुवर्तन और दूसरी तरफ अनुकुंचन। देखिए इसमें पौधे उद्दीपन की दिशा में गति करते हैं। जो अनुवर्तन गति है इसमें पौधे उद्दीपन की दिशा में गति करते हैं, और अनुकुंचन में क्या होता है कि इसमें पौधों की उद्दीपन की दिशा में गति नहीं होती, बल्कि पूर्व निश्चित दिशा में होती है। पूर्व निश्चित यानी कि जो पहले से निश्चित दिशा है, पहले से जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में वह जाते रहेगा। और इसमें क्या होता है कि उद्दीपन की गति होता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुवर्तन गति में उद्दीपन की दिशा में गति होता है, और अनुकुंचन में उद्दीपन की दिशा में गति नहीं होता है, बल्कि पूर्व निश्चित दिशा में होता है। और दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि प्रकाश गुरुत्व और रसायनों के प्रभाव से पौधे अनुवर्तन गति करते हैं। ठीक है,
किसके प्रभाव से अनुवर्तन गति करते हैं? तो प्रकाश, गुरुत्व और रसायनों के प्रभाव से अनुवर्तन गति करते हैं। और अनुकुंचन में लिख देंगे कि इसमें पौधों के उद्दीपन की दिशा में गति नहीं होती। सॉरी, तो पहला पॉइंट हो गया। इसमें लिख देंगे कि छुई मुई के पौधे को छूने पर वे नीचे की ओर ही लटकते हैं, न कि स्पर्श की दिशा में। यानी कि छुई मुई के पौधा को यदि आप लोग छुएगा तो वह नीचे की तरफ ऐसे लटक जाएगा जैसे लगता है कि वह पौधा ही सूख गया, तो वह नीचे की ओर लटक जाता है। तो बस इतना ही आपको लिख देना है। काफी आसान क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति। चलिए, तो लघुतरीय प्रश्न तो यहां पर आपका समाप्त हो गया। अब जो यहां से प्रश्न हम आपको बताएंगे वह दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, और सिर्फ 2 क्वेश्चन हम आपको दीर्घोत्तरीय में बताएंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको हम दीर्घोत्तरीय में बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से बायोलॉजी का 2-3 सेट लाएंगे जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। 20 करीब 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास हम आपको गेस करेंगे, जिसमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन करें। मनुष्य में क्या वर्णन करना है? पाचन क्रिया का। यह वाला क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आएगा ही आएगा। ठीक है, यह वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, आएगा ही आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि यह वाला क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और जो इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे वह इससे भी ज्यादा उम्मीद है कि वह वाला क्वेश्चन आएगा। जो इसके बाद बताएंगे इससे भी ज्यादा उम्मीद है। तो बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए। कोई लंद फंदन क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ वैसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो पूछे जाएंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए, मनुष्य के पाचन क्रिया का अगर वर्णन किया जाता है तो मनुष्य के पाचन क्रिया में बहुत सारे भाग होते हैं, जैसा कि चित्र के माध्यम से यहाँ पर हम आपको दिखाने की अगर कोशिश करें तो देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग पाचन तंत्र का चित्र भी बना दीजिएगा। इतना आपको नहीं दर्शाना है, सिर्फ मोटा मोटी आप लोग दर्शा दीजिएगा कि यहाँ पर मुख हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा, जठर ग्रथनी, इसको दिखा दीजिएगा। उसके अलावा फिर दिखा दीजिएगा कि यहाँ पर यकृत है, अग्नाशय है, पित्ताशय है। इतना आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, श्वास नली दिखा दीजिएगा। और उसके अलावा देख लीजिए, पाचन क्रिया के बारे में ऐसे हम पूरा एक वीडियो ही बना चुके हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, उसमें से देख लीजिएगा विस्तार से, वहां पर हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पर गुदा हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बस इसमें दिखा दीजिएगा। इस प्रकार के पाचन क्रिया का चित्र बना करके पाचन क्रिया हो जाएगा। और इसके बारे में नीचे कुछ लिख देना है। क्या लिखना है, यहाँ से देखिए। सबसे पहले भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, तो सबसे पहले मुख गुहा में हम लोग लिखेंगे। 4 पॉइंट में हम खत्म कर देंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा। मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। देखिए, ये सारे पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का आपको समझाएंगे, आप लोग भी समझ जाइएगा। तो बस आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए, मुख गुहा में मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं। सही बात है, भोजन किस चीज़ से चबाया जाता है? तो दांत से चबाया जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। और लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन में अच्छी तरह से मिल जाती है, और लार में उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। लार भोजन को लसदार, चिकना और लुग्गीदार बना देता है, जिससे भोजन ग्रसनी द्वारा आसानी से अमाशय में पहुंच जाता है। मतलब लार का मुख्य काम यही होता है कि भोजन को चिकना बना देता है, जिससे कि वह चिकना हो जाता है और भोजन आसानी से श्वास नली से होते हुए ग्रसिका के द्वारा आसानी से कहां पहुंच जाता है? अमाशय में पहुंच जाता है। आहार नाल से होते हुए, हम श्वास नली बोल दिए थे, आहार नाल से होते हुए कहां पहुंच जाता है? अमाशय में पहुंच जाता है, जहां पर उसका पाचन होता है। तो मुख गुहा हम लोग लिख देंगे। अब अमाशय में जब देखिए, यहां पर हम आपको खत्म किए कि भोजन अमाशय में पहुंचता है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगला पॉइंट कहां से शुरू होगा? अमाशय से। तो चलिए, अगला पॉइंट कहां है? अमाशय से। देख लीजिए, अमाशय में भोजन का क्या होता है? जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहां भोजन का मंथन होता है। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो वहां पर भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन को सबसे पहले छोटे छोटे कणों में हम लोग मुंह में ही तोड़ देते हैं दांत के द्वारा। उसके अलावा अमाशय में भी वह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में HCl माध्यम का अम्लीय बनता है। देखिए, हम आपको बताते हैं ना कि अमाशय में HCl अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि सब बहुत ज़्यादा खतरनाक अम्ल होता है। अगर बाहर से आपके शरीर पर एक बूंद भी गिरा दिया जाए तो वहाँ का चमड़ी जला देगा। लेकिन समझिए कि यह हमारे पेट में डेली बनता है, और डेली हल्का फल्का नहीं बल्कि 1 से 2 लीटर इसका डेली निर्माण होता है हमारे पेट में। समझ जाइए आप लोग, अगर एक बूंद शरीर में गिरेगा तो हमारा शरीर जल जाएगा, लेकिन पेट में यह डेली 1 से 2 लीटर बन रहा है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको इतना विशेष नहीं लिखना है, बस आपको लिख देना है कि भोजन जब अमाशय में पहुंचता है वहां भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और भोजन में HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। ठीक है, क्या करता है? HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन को सड़ने से रोकता है। अमाशयी पाचक रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। तो अमाशय में भोजन का क्या होता है उसके बाद लिख देना है। उसके बाद फिर भोजन ग्रहणी में चला आता है। कहाँ चला आता है? ग्रहणी में। तो अमाशय में पाचन के बाद भोजन
कहाँ आता है? ग्रहणी में पहुंचता है। यकृत से आया पीत रस भोजन से अभिक्रिया कर वसा का पायसीकरण करता है और भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है। यानी कि जब तक हमारा भोजन क्षारीय नहीं बनेगा तब तक उसका पाचन नहीं होगा। हम आपको ऊपर में भी बता चुके कि अग्नायी रस के द्वारा क्या होता है, उसको क्षारीय बनाया जाता है, जिससे अग्नाशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, इससे भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा पच जाते हैं। अगर आपको विस्तार रूप से, बहुत अधिक विस्तार रूप से पढ़ना है तो देख लीजिए, 2-3 वीडियो में हम पहला चैप्टर खत्म कर दिए हैं। बायोलॉजी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, उसके अलावा क्या होता है, ग्रहणी के बाद फिर भोजन कहां पहुंचता है? क्षुद्रांश में पहुंचता है। कहां? चौथा नंबर क्वेश्चन, क्षुद्रांश में पहुंचता है और उसके बाद फिर बड़ी आंत में पहुंचता है। तो थोड़ा सा हम लोग क्षुद्रांश के बारे में लिख देंगे और उसके बाद थोड़ा सा बड़ी आंत के बारे में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्षुद्रांश के बारे में बताते हैं कि ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांश में पहुंचता है तो वहां पर आंत रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। यानी कि जब अमाशय और ग्रहणी से बचने के बाद भोजन क्षुद्रांश में पहुंचता है तो शेष जो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा बच जाता है। ठीक है, मतलब जब भोजन क्षुद्रांश में पहुंचता है तो उसमें हल्का फल्का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का नाम मात्र अंश रहता है, जिसे क्षुद्रांश क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। आंत में बिलाई होती है। हम आपको वहां पर पढ़ाए थे कि आंत में बिलाई होती है जिसका संरचना अंगुली नुमा होता है। जिस प्रकार से हमारा अंगुली इस प्रकार से होता है ना, इसी प्रकार से आंत में बिलाई की संरचना होती है जिसको बिलाई बोला जाता है। उसके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। बिलाई का काम होता है कि जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा है ना, उसको अवशोषित कर लेता है। बिलाई के द्वारा ही उसका अवशोषण होता है, ध्यान रखिएगा, आंत में पाया जाता है। और अवशोषित भोजन रक्त में पहुंचा दिया जाता है और जो उससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या सभी उससे अवशोषित किया जाता है उसको रक्त में उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। और जो भाग शेष बच गया, यानी कि जब क्षुद्रांश में भोजन आया और वहां से जितने सारे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण पदार्थ थे जैसे भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसको क्षुद्रांश में बिलाई के द्वारा ग्रहण कर लिया गया और उसके बाद भी जो पदार्थ बच गया उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? क्षुद्रांश में पाचन एवं अवशोषण के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और वहां पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में क्यों भेजा जाता है? जैसे ही भोजन बड़ी आंत में जाता है तो उसमें जो जल बच जाता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जल, ठीक है, जो जल शेष रह जाते हैं, बड़ी आंत के द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है। एवं बड़ी आंत से भोजन का पाचन नहीं होता है। सिर्फ बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, भोजन का पाचन बड़ी आंत में नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है, ग्रहणी में होता है, उसके बाद फिर क्षुद्रांश में चला जाता है। और बड़ी आंत में कभी भी भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ जल का अवशोषण होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या लिखना है? बड़ी आंत में क्षुद्रांश में पाचन एवं अवशोषण के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और वहां पर अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता और भोजन का अपशिष्ट एकत्रित होकर समय समय पर मल द्वार के द्वारा बाहर निकलता रहता है। ठीक है, बड़ी आंत के द्वारा ही जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेकार पदार्थ हैं, वह समय समय पर मल द्वार के द्वारा बाहर निकाला जाता है। मल द्वार, जिसको कि गुर्दा भी बोला जाता है, आपको हम सबसे ऊपर में दिखाए थे, आपको ध्यान होगा, सबसे ऊपर में हम दिखाए थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उम्मीद करते हैं कि पाचन क्रिया वाला पूरे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, एक प्रयोग के द्वारा समझाइए। आपको यह वाला क्वेश्चन भी वहां पर बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम यहां पर रिपीट कर देंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उसको एक प्रयोग के द्वारा समझाना है। तो चलिए हम आपको प्रयोग के द्वारा बताते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए यह वाला सूत्र आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। 6CO2 + 12H2O, 6CO2 + 12H2O सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। यह वाला आपको ध्यान रखना है। 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाएगा, उसके अलावा फिर ऑक्सीजन गैस और उसके अलावा जल बनाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्या क्या आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगा, सबसे पहले देख लेंगे कि क्या आवश्यक सामग्री लगता है हमको इस प्रयोग को करने में। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद फिर क्लोरोफिल, उसके बाद फिर खनिज लवण, उसके बाद फिर CO2 गैस। आवश्यक यह कच्चा सामग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद और हमको क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए हमको मुख्य सामग्री और क्या क्या चाहिए? गमला में लगा हुआ एक स्वच्छ पौधा
पौधा चाहिए, गमला में लगा हुआ एक स्वच्छ पौधा चाहिए। उसके बाद फिर काला कागज और एक क्लिप चाहिए ताकि हम काले कागज की सहायता से एक पत्ती को वहां पर अटैच कर सके। उसके अलावा सेफ्टी लैंप और एक माचिस चाहिए, बीकर चाहिए, एल्कोहल और आयोडीन का घोल चाहिए। आप लोग इतना सामान को ले लीजिएगा। उसके बाद ले लीजिएगा नहीं बल्कि आपको इतना ध्यान रखना है, लिखना है वहां पर। उसके बाद फिर क्या करना है आप लोग ध्यान से समझिए। विधि क्या है? तो पहला विधि है कि गमले में लगा पौधों को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। देखिए, जब कोई भी पौधा को आप लोग 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ दीजिएगा तो उसमें से स्टार्च भाग जाता है, स्टार्च रहित पत्ती उभा हो जाता है। तो सबसे पहले प्रयोग करने के लिए क्या करना है, 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। जिस प्रकार से हम यहाँ पर लिखे हैं उसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी लिखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि पत्ती को काला कागज और एक क्लिप की सहायता से ढक देना है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि इसके बाद गमला में लगा पौधों को 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। क्या करेंगे, जो पौधा गमला में लगा हुआ था जिसको 2-3 दिन से अंधेरे कमरे में रखे हुए थे उसको अब 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या करना है कि पत्ती को तोड़ करके बीकर में डाल लेंगे। 4 घंटे धूप में छोड़ने के बाद पत्ती को तोड़ करके बीकर में डाल लेंगे। जल से भरा हुआ बीकर, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ बीकर नहीं, जल से भरा हुआ बीकर में डाल लेंगे और उसमें एल्कोहल मिला देंगे। एल्कोहल मिला देंगे और फिर उसको गर्म करेंगे। यानी कि एक बर्तन ले लेंगे, उसमें जल मिला देंगे और एल्कोहल मिला देंगे। जल और एल्कोहल का घोल मिला देंगे और फिर उसमें क्या करेंगे, पत्ती को डाल करके उसको गर्म करेंगे। और उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट है कि अब पत्ती को बाहर निकाल करके साफ पानी से धोएंगे। जब वह अच्छी तरीके से खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, तो उसको फिर बाहर निकाल करके क्या करेंगे, अच्छे तरीके से उसको धो लेंगे। और धोने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है कि जो पत्ती धोआ गया उस पर आपको आयोडीन का घोल गिराना है, 2-4 बूंद। ठीक है, उस पर आपको आयोडीन का घोल गिराना है। तो आयोडीन का घोल गिराने से क्या होगा आप लोग देखिए, उससे पता चलता है कि पत्ती का ढका हिस्सा, जैसे मान लिया कि यह पत्ती है, इसके जिस हिस्से को हम लोग काले कागज से ढक दिए थे वह हिस्सा काला नीला ना होकर के सफेद हो गया, जबकि शेष भाग नीला हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब कि ढका हुआ भाग और बिना ढका हुआ भाग 2 रंगों में विभक्त हो जाता है। जो भाग ढका हुआ था वह काला नीला ना होकर के सफेद हो जाता है और जो भाग ढका हुआ नहीं था, जो शेष भाग था, ठीक है, वह भाग क्या हो जाता है, काला नीला हो जाता है। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिगर बना देना है। जिस प्रकार से यहाँ पर फिगर है, एक बीकर ले लेना है, बर्नर ले लेना है, पानी में एल्कोहल डाल करके पत्ती को गर्म करना है और उसके बाद फिर क्या करना है, एक गमला लगा हुआ पौधा यहाँ पर बना देना है। उसके बाद फिर पत्ती को बाहर निकाल लेना है, इस पर एक काला कागज की सहायता से इसको दर्शा देना है और इसके बाद फिर आयोडीन का घोल दिखा देंगे। बस इतना ही आप लोग फिगर बना दीजिएगा। अगर 5 नंबर का है तो हम उम्मीद के साथ कहते हैं, बल्कि 100%, 110% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 5 में 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 में 4.5 नंबर भी नहीं, बल्कि 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जितना हम आपको बताए हैं उतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को काफी पसंद आया होगा, काफी मजे से आप लोग क्लास किए। बिल्कुल हम कोशिश किए कि अच्छी तरीके से आपको सिंपल भाषा में करके चीजों को समझाया जाए ताकि आप एग्जाम तक इसे न भुला सके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बेहतरीन क्लास लगा होगा। तो चलिए, यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने सारे भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग अच्छे तरीके से इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा और इसी प्रकार से आगे भी हम आपको क्लास करवाते रहेंगे। आगे के भी क्लास में आपको हम इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन देते रहेंगे जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, गेस्ट क्वेश्चन के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।